जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिए अपने विवादित बयान पर नीतीश कुमार बुरी तरह घिर गए हैं। आज बिहार विधानसभा के अंदर उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वो खुद अपनी निंदा करते हैं। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं। नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि वो अपने बयान पर खुद शर्मसार हैं। आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करे, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। इस दौरान सदन में बीजेपी नीतीश कुमार के बयान के विरोध में लगातार हंगामा और नारेबाजी करती रही। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी विधायकों को उनकी निंदा करने के लिए सिखाकर भेजा गया है। मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापस करता हूं। लेकिन बीजेपी विधायक नीतीश कुमार के बयान से संतुष्ट नहीं हुए और हंगामा करते रहे। अपने बयान पर बढ़ते विरोध को देखते हुए नीतीश कुमार ने विधानसभा में सदन के अंदर जाने से पहले मीडिया के सामने भी माफी मांगी और अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने महिला उत्थान को लेकर के बात कही थी, लेकिन उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय कर दिया और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया, तो हमने तो यही कहा हमसे और उसके लिए। अरे यार बिहार लाइव नीचे कर यार। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी बात अगर गलत लगी तो वो माफी मांगते हैं और निंदा करने वालों का भी अभिनंदन करते हैं। जब हम अच्छा काम करते हैं तो कोई न कोई बात और कोई एक आध शब्द मेरे मुंह से आ गया होगा, उसके चलते मेरी निंदा हुई, तो मैं तो भाई माफी मांगता हूं और जो मेरी निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। दरअसल कल बिहार विधानसभा में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट पेश करने के दौरान नीतीश कुमार बिहार में जनसंख्या नियंत्रण के ताजा आंकड़े रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में प्रजनन दर 4.9% से घटकर 2.9% दर हो गई है। उन्होंने इसके पीछे की वजह लड़कियों की बढ़ती शिक्षा को बताया, लेकिन अपनी बात रखने के दौरान उन्होंने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। दरअसल नीतीश कहना चाह रहे थे कि पति के कृत्यों की वजह से जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन एक शिक्षित महिला जानती है कि जनसंख्या कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन ऐसा बताने के लिए उन्होंने जो शब्द और लहजा चुना उससे हंगामा मच गया। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने नीतीश के बयान को महिलाओं का अपमान बताया। तो जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया, जो विषय उन्होंने सदन में रखा है, वो माफी योग्य नहीं है। बीजेपी ने ये कहते हुए कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। साहब इनको तो तुरंत हमको लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, या क्या इनको समझ लेना चाहिए कि भाई मेरा दिमाग फेल कर गया। तो मुझे लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं है। अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस वक्त नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे उस वक्त भी बीजेपी विधायकों ने उनका घेराव करने की कोशिश की। नीतीश कुमार के बयान की गूंज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली में भी सुनाई दी। पीएम मोदी ने गुना में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं
वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। नीतीश कुमार के बयान के खिलाफ बीजेपी की महिला मोर्चा भी सड़क पर उतर गई। पटना और दिल्ली में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नीतीश कुमार के बयान को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। महिलाओं के सम्मान में बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली में बिहार भवन के बाहर भी इकट्ठे हुए और नीतीश कुमार के पुतले के साथ विरोध किया। पटना में भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी सीएम नीतीश कुमार को नोटिस भेजा है। नोटिस में एनसीडब्ल्यू ने सीएम नीतीश कुमार से बिना शर्त और तुरंत माफी की मांग की है। कुछ शब्दों में माफी मांगने से मुझे लगता है वो नई बात है। ये उनको स्पीकर को उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपनी सरकार की वाहवाही के चक्कर में ऐसी भूल कर बैठे जो उनके लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। जेडीयू और आरजेडी ने नीतीश कुमार के बयान का बचाव किया। जेडीयू ने नीतीश कुमार के बयान के खिलाफ बीजेपी के विरोध को सोची समझी रणनीति के तहत एक साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि जाति आधारित जनगणना और आरक्षण बढ़ाने के नीतीश सरकार के फैसले से बीजेपी बेचैन हो गई है, इसीलिए वो तिल का ताड़ बना रही है कि ये आखिर पिछले 14, 16, 18 घंटे में क्या हो गया कि अभी उनको बहुत बुरा लगने लगा। जो कल मंत्री परिषद ने निर्णय लिया है विभिन्न पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का, तो ये बिल्कुल अकबका गए। पूरी केंद्र सरकार, पूरा भाजपा नेतृत्व बेचैनी में है। वहीं आरजेडी ने भी नीतीश कुमार का बचाव किया। आरजेडी और जेडीयू दोनों का कहना है कि बीजेपी छोटी सी बात को लेकर नीतीश की छवि को बदनाम करने पर तुली हुई है। ऐसा बात मुंह से कर गया, गलती से कर गया, इसके लिए माफी मांगे। साइंस, बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है। उधर एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी जनसंख्या नियंत्रण पर दिए नीतीश कुमार के बयान पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क पर नहीं सदन में बोल रहे थे और उन्होंने ऐसा बयान देकर के बिहार की महिलाओं को गलत संदेश दिया है। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर में, घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो इस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। लेकिन कांग्रेस नीतीश कुमार के समर्थन में खुलकर आई। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि नीतीश कुमार ने आम बोलचाल की भाषा में समझाया। इंग्लिश में तो बड़े आराम से कह देते हैं इंटरकोर्स, इसका हिंदी में कर दे तो झगड़ा हो जाए। ये दोहरा चरित्र नहीं है क्या? गलत नहीं बोला, सही बोला उन्होंने। अब महिला शिक्षित हो गई, उम्र पर शादी हो रहा है तो बच्चा कम पैदा कर रही है, यही उनके कहने का अर्थ है। कोई गलत मानसिकता नहीं। नीतीश के बयान पर सियासी उबाल आया हुआ है। चुनावी मौसम में सियासत गर्मा गई है। कतर की जेल में कैद 8 भारतीयों की मौत की सजा पर भारत ने राहत की अपील की है। कतर में 8 भारतीयों की मौत की सजा पर राहत की अपील की गई, जिस पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी। कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। विदेश मंत्रालय ने इन भारतीयों की सजा माफ कराने के लिए कानूनी विकल्प के साथ कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत लगातार पाकिस्तान से सटी सीमा की चौकसी बढ़ा रहा है और अब अमेरिका से खरीदे गए शक्तिशाली अपाचे हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। सलमान खान की अगली फिल्म टाइगर 3 दिवाली के मौके पर 12 नवंबर को रिलीज होगी, लेकिन फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही रिकॉर्ड बना दिया है। जानकारी के मुताबिक 3 दिन में टाइगर 3 की 2.5 लाख से ज्यादा टिकटों पर एडवांस बुकिंग हो चुकी है।
कर्नाटक के मांड्या में एक कार के नहर में गिरने से एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद बचाव दलों ने शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री की पहली रैली दमोह में हुई, जहां उन्होंने देश की प्रगति का जिक्र किया और दावा किया कि आज जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का गौरवगान हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अगर रिमोट की कनेक्टिविटी टूट गई हो तो खड़गे के मुंह से अच्छी बात निकल जाती है। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया, और उन्होंने कहा भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। पीएम ने कहा कि उन्हें गर्व है कि बीजेपी 5 पांडवों की राह पर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा में एक के बाद एक कांग्रेस पर कई आरोप लगा डाले। उन्होंने अपनी सरकार को गरीबों का हितैषी जबकि कांग्रेस को गरीब विरोधी बताया और कहा कि आज का समय कांग्रेस से सबसे ज्यादा सावधान रहने का है। कांग्रेस के लिए देश का विकास जरूरी नहीं, राज्य का विकास जरूरी नहीं, कांग्रेस के लिए सिर्फ अपना स्वार्थ ही जरूरी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर गरीबों के हक का पैसा छीनने और हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले करने का भी आरोप लगाया। गरीबों का पैसा लूटने के लिए कांग्रेस ने एक खास मशीन बनाई थी। वो मशीन ऐसी थी जिसमें सरकार अगर 100 रुपये भेजती थी तो उसमें से 85 रुपये सीधे कांग्रेस नेताओं की तिजोरियों में पहुंच जाते थे। सिर्फ 15 रुपया लोगों के पास जाते थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस की गारंटियों पर भी तंज कसा। पीएम ने कहा कि उनकी गारंटी खजाने लूटने की नहीं बल्कि देश को आगे ले जाने की होती है, वोट बटोरने की नहीं बल्कि देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ाने की होती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज छत्तीसगढ़ में सरगुजा की अंबिकापुर विधानसभा सीट पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की। राहुल ने कहा कि सरकार के पास जाति आधारित जनगणना के आंकड़े हैं, लेकिन वो उन्हें सार्वजनिक नहीं कर रही। जाति जनगणना हमने करा जब हमारी यूपीए की सरकार थी, तो सारे आंकड़े सरकार के पास है। अब हम नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं, भैया इनको रिलीज करिए। छत्तीसगढ़ के ओबीसी युवाओं को बता दीजिए ओबीसी की कितनी आबादी, आदिवासियों को, दलितों को बता दीजिए भैया आपकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे। अब कह रहे भैया ओबीसी की तो कोई जाति नहीं होती, दलित आदिवासी तो जाति नहीं है, जात तो हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब है। जोधपुर के सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पर्चा खारिज हो सकता है। बीजेपी ने गहलोत पर नामांकन में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग ने इसकी ऑनलाइन शिकायत भी की है। बीजेपी का आरोप है कि अशोक गहलोत ने अपने नामांकन में दिए शपथ पत्र में 5 में से 3 आपराधिक मामलों का ही जिक्र किया है और 2 आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई है। एक मामला साल 2015 का है जो कि जयपुर के गांधीनगर पुलिस थाने में दर्ज है, जबकि दूसरा मामला 31 मार्च 2022 का है, जिसमें शिकायतकर्ता के मुताबिक कोर्ट की ओर से अशोक गहलोत समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश है। इस मामले में शिकायत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर से मामले की जानकारी मांगी है। हालांकि सीएम गहलोत ने 4 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं ताकि कोई गलती होने पर दूसरा पात्र माना जा सके। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मध्य प्रदेश के खंडवा में चुनाव प्रचार किया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने मध्य प्रदेश के खंडवा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा की और रोड शो किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। रोड शो में हजारों की तादाद में बीजेपी समर्थक शामिल हुए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के नामपल्ली विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के लिए प्रचार किया और घर घर जाकर उनके लिए वोट मांगे। बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी मध्य प्रदेश में अपने ही अंदाज में प्रचार करते दिखे। राज्य में बीजेपी की वापसी का ऐलान करते हुए मनोज तिवारी ने सुरीले अंदाज में बीजेपी के लिए वोट मांगे।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी को ईडी ने गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी पहले भी अभिषेक बनर्जी से शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर पूछताछ कर चुकी है। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच जी मीडिया की टीम पन्ना पहुंची। इस दौरान हीरा उगलने वाली धरती पर गरीबी और बेरोजगारी का असर दिखा और लोग हीरे की आस में किस्मत आजमाते हुए नजर आए। आपने फिल्मों में वो गीत तो जरूर सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और ये गीत की लाइनें सिर्फ यूं ही नहीं लिखी गई हैं। दरअसल वाकई हमारे देश की धरती जो है वो सोना भी उगलती है और हीरे भी उगलती है। जी हाँ, हम इस समय मौजूद हैं हीरों की धरती पन्ना में। दरअसल पन्ना और उसके आसपास के इलाकों में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इसीलिए लोग कुदाल और छन्नी लेकर छोटी छोटी खदानों में किस्मत आजमाते दिखे। रुंज नदी का इलाका है जिसके किनारे अक्सर लोगों को हीरे मिल जाते हैं। लोग यहाँ पर सुबह के वक्त आते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पर खुदाई करके मिट्टी में से अगर हीरा मिल जाए तो शायद उनकी किस्मत पलट जाए। और इसी किस्मत के भरोसे लोग अपनी सेहत की परवाह न करते हुए हीरे की तलाश में जुटे रहते हैं। पन्ना में सिर्फ आसपास के इलाकों के ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग हीरे की तलाश में पहुंचते हैं। रुंज नदी के पास सिंहपुर गांव में हीरे की तलाश में महिलाएं और पुरुष तेज धूप में पसीना बहाते दिखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि एक हीरा रातों रात उनकी किस्मत पलट देगा। इसको खन्ना बोलते हैं इस जगह को, यानी एक छोटी सी खदान सी बना रखी है और यहाँ से जो मिट्टी है वो निकालते हैं, इसको छानते हैं नदी में जाके और फिर कोशिश करते हैं कि बीनते हैं। एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसके तहत पहले छोटी छोटी खदान बनाई जाती है, फिर गहरे गड्ढे में उतरकर मिट्टी निकाली जाती है। इसके बाद छन्नी वाले तसले में खुदाई में निकली मिट्टी कंकड़ पत्थर डालकर उसे नदी के पानी में देर तक छाना जाता है। मिट्टी अलग होने के बाद बाकी बचे कंकड़ पत्थर को एक पट्टे पर रखकर बारीकी से उसमें हीरे की तलाश की जाती है। हीरे तलाशने की इस पूरी प्रक्रिया में काफी मेहनत लगती है, फिर भी एक अदद हीरे की उम्मीद में लोग कई साल तक जी तोड़ मेहनत करते रहते हैं। फिर भी ज्यादातर लोगों के हाथ खाली ही रह जाते हैं। पता है कभी हीरा मिला यहाँ लोगों को? नहीं मिला है, आज की 8-10 साल हो गया करते करते। किस्मत आजमाती रहती है, मिल गया तो ठीक, नहीं देखा। दरअसल इस क्षेत्र में रोजगार के साधन न के बराबर है। ऐसे में बिना काम के लोग हीरे की तलाश में किस्मत आजमाने रुंज नदी के किनारे चले आते हैं। रोजगार नहीं है, काम लग गया कहीं तो चले गए, अगर खाली है फुर्सत में है तो अपने इसी में टाइम काटती रहती है। कहूँ न खेती न पाती कुछ है ही नहीं है, तो कछु न कछु कहूँ मुड़ मार के भगवान सीधे ही हो जाए। बाल बच्चे तो कछु न कछु पालेंगे। हीरे की आस में किस्मत आजमा रहे लोगों का आरोप है कि उन तक सरकारी योजनाओं का भी फायदा नहीं पहुँच पाता। पन्ना में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होती रही है। हर बार चुनाव में इस क्षेत्र में रोजगार और गरीबी की बात होती है। इस बार भी क्षेत्र की बेरोजगारी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन समस्या का समाधान अब भी दूर की कौड़ी लग रहा है। सवाल यह है कि लोग इस तरह से हीरे क्यों खोजते रहते हैं। ये तो एक साइंटिफिक बात है कि जहाँ हाई कार्बन होगा वहाँ डायमंड्स होंगे, तो वो रिसर्च है नहीं कहीं पूरी जमीन में, तो लोग इसीलिए किस्मत पर है ये बात। प्रदेश के सबसे कम उम्र के सरपंच योगेंद्र धुरिया के पास बेरोजगारी की समस्या से निपटने की योजना भी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में कदम उठाना चाहिए। अदरवाइज वो एक प्रॉपर रिसर्च हो और रिसर्च के बाद गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, एक प्रॉपर जगह चिन्हित हो जिसमें ये फाइनल हो कि इस जगह पर ज़्यादा मात्रा में डायमंड्स होंगे और गवर्नमेंट उसकी टेंडरिंग करवाए, लोगों को रेवेन्यू लैंड में पट्टे दे। योगेंद्र के मुताबिक ऐसा करने से रोजगार के लिए बड़ा अवसर बनेगा, जिससे राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एक अच्छी पॉलिसी लेकर आए तो लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। हीरे के लालच में लोग सेहत के साथ भी समझौता कर रहे हैं। दरअसल ये मजदूर बिना किसी सुरक्षा के मिट्टी के गुबार के बीच हर दिन कई घंटों तक काम करते हैं, जिसके कारण लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते जा रहे हैं और कई लोगों को टीबी से मिलती जुलती सिलिकोसिस जैसी बीमारी लग जाती है। कोई सुरक्षा का इंतजाम होता नहीं है तो उसके डस्ट शरीर में जाती है, मुंह और नाक के जरिए लंग्स में जब बैठ जाती है तो वो फेफड़े सख्त हो जाते हैं, उसके कारण उसे सिलिकोसिस हो जाती है। इसी हालत में वो मजदूर मतलब कम आयु में ही बीमार हो जाता है। खदान मजदूरों के साथ लंबे समय से जुड़े रहे राम अवतार तिवारी कहते हैं कि हीरा मिलना किस्मत पर निर्भर है, क्योंकि 90% लोग खाली हाथ लौट जाते हैं। किसी को हीरा मिल भी जाए तो वो उनके किसी काम में नहीं आता।
अगर किसी को मिल भी जाता है तो यहाँ जो सरकारी सिस्टम है उससे पहले लोग खरीदार भी बहुत हैं। यहाँ ब्लैक मार्केट है, जो लोग खरीद लेते हैं उन्हें पौने दामों में। यानी मजदूर को कुछ नहीं मिलता, उल्टा उन्हें गंभीर बीमारियां घेर लेती हैं। कम उम्र में ही बीमार होने के कारण घर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। इसके बाद महिलाओं और बच्चों को भी उसी दलदल में उतरना पड़ता है। केदारनाथ धाम में भारतीय राजनीति की एक बड़ी हलचल हुई। दो धुर विरोधी पार्टियों से जुड़े दो भाइयों की बरसों बाद आमने सामने मुलाकात हुई। केदारनाथ पहुंचे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने वहां मौजूद अपने चचेरे भाई और बीजेपी सांसद वरुण गांधी और उनके परिवार से भेंट की। गांधी परिवार के दोनों भाइयों की ये मुलाकात सोमवार को हुई। राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे पर केदारनाथ पहुंचे और सोमवार को उन्होंने महादेव का रुद्राभिषेक किया। सोमवार को ही बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपनी पत्नी और बेटी के साथ केदारनाथ पहुंचे। राहुल गांधी को वरुण गांधी के पहुंचने की जानकारी मिली तो उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद केदारनाथ के मुख्य पुजारी के घर दोनों भाइयों की मुलाकात हुई। दोनों भाइयों की यह मुलाकात कुछ ही मिनटों की रही। इस दौरान राहुल गांधी वरुण गांधी की पत्नी और उनकी बेटी से भी मिले। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि वरुण गांधी की बेटी अनुसुईया से मिलकर राहुल गांधी बेहद खुश नजर आए। दोनों भाइयों के बीच क्या बातें हुई इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से वरुण गांधी और मेनका गांधी की बढ़ती दूरी को देखते हुए इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इंतकाम की आग को लेकर हमास के खात्मे से बुझाने की कसम खा चुकी इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशंस को और ज्यादा तेज कर दिया। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने ऐसा प्रहार किया कि गोरिल्ला युद्ध लड़ रहे हमास के आतंकी भी थर-थर कांपते नजर आए। इजरायल की फौज ने ग्राउंड ऑपरेशंस के तहत अपनी टैंक, आर्मी और पैदल सेना के बूते हमास के आतंकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। इजरायली सेना ने जमीन पर बने हमास के अड्डों को धमाकों से उड़ा दिया, जबकि जमीन के अंदर छिपने के लिए बनाई गई सुरंगों को भी बम धमाकों से धुआं कर दिया गया। आईडीएफ ने ताजा ग्राउंड ऑपरेशंस के तहत हमास के एंटी टैंक मिसाइल स्क्वाड को तबाह कर दिया, जो इजरायली शहरों पर रॉकेट हमले करता था। यही नहीं, इजरायली वायुसेना ने रात के वक्त हमास के ठिकानों पर जमकर बमबारी की, जिसमें आतंकी संगठन के लिए हथियार बनाने वाले कमांडर को मार गिराया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस आतंकी का नाम मोहसिन अबू जीना था। इजरायली सेना, वायुसेना और नौसेना एक साथ मिलकर हमास को जड़ से मिटाने के अभियान में जुटी नजर आई। इजरायल की ग्राउंड फोर्सेज ने नॉर्थ गाजा में हमास को पीछे धकेलते हुए उसके अड्डों को नष्ट कर दिया। तो वहीं इजराइल ने अपनी वायु शक्ति के जरिए हमास को हिलाकर रख दिया। इतने बम और मिसाइलें बरसाई कि गाजा का आसमान आग से भर गया और हमास के आतंकी पनाह मांगते नजर आए। इजरायली सेना ने गाजा में एक अस्पताल और स्कूल के पास बने हमास के आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया, जबकि एक मस्जिद में छिपे आतंकवादियों की वहीं कब्र खोद दी। उधर एयरफोर्स की बमबारी का फायदा उठाकर इजराइल की थल सेना नॉर्थ गाजा में अंदर तक घुस गई, जहां एक अम्यूजमेंट पार्क में बनी हमास की सुरंगों और शाफ्ट को खोजा और उन्हें बारूद से तबाह कर दिया। אנחנו נמצאים כוחות צה"ל בלב העיר עזה. הם הגיעו מצפון ומדרום. הם הסתערו בתיאום מוחלט בין כוחות היבשה לכוחות האוויר והים. आईडीएफ ने हमास के हथियारों का जखीरा भी बरामद किया, जिसमें 1400 से ज्यादा ग्रेनेड्स, 760 आरपीजी, 427 एक्सप्लोसिव बेल्स, 375 फायर आर्म्स, 106 रॉकेट और मिसाइलें शामिल हैं। एक कहावत है, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। हमास पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती दिखी। तबाही के कगार पर पहुंच चुके आतंकी संगठन हमास ने एक बार फिर इजरायली सेना पर हमला किया और प्रोपेगेंडा के तहत उसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें हमास के आतंकी इजरायली सेना पर गोलियां चलाते और उनकी बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला करते नजर आए। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन इस बीच फिलिस्तीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के काफिले पर हमले की खबर भी आई। जानकारी के मुताबिक काफिले पर गोलीबारी हुई, जिसमें महमूद अब्बास का एक बॉडीगार्ड मारा गया। हमला वेस्ट बैंक में हुआ। तुर्की के न्यूज़पेपर के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी सन्स ऑफ अबू जंदल नाम के संगठन ने ली। दरअसल फिलिस्तीनी प्रशासन हमास का सपोर्ट नहीं करता, जबकि इस हमले के पहले विद्रोहियों ने फिलिस्तीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को इजराइल के खिलाफ जंग की घोषणा करने का अल्टीमेटम दिया था।
हमास की ओर से जारी आतंकी हमलों के बीच कुछ दिनों के लिए युद्ध रोकने की बात पर इजरायल ने एक बार फिर अपना रुख साफ किया। अमेरिका ने इजरायल से फिलहाल 3 दिनों के लिए जंग को विराम देने की अपील की थी, ताकि नॉर्थ गाजा में मौजूद नागरिकों को साउथ गाजा तक सुरक्षित ले जाया जा सके और बंधक संकट को खत्म करने का थोड़ा वक्त मिल सके। चूंकि इजरायल ने पहले भी कुछ दिनों के लिए युद्ध रोकने के अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लिहाजा उसने थोड़ी नरमी बरती और कहा कि कुछ घंटों के लिए जंग रोकी जा सकती है। Ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages. As far as tactical little pauses, an hour here, an hour there, we've had them before. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि कुछ घंटों के लिए जंग रोकी जा सकती है, लेकिन लंबे वक्त के लिए सीजफायर नहीं होगा, क्योंकि इससे हमास को दोबारा एकजुट होने और अपनी ताकत दोबारा बढ़ाने का वक्त मिल जाएगा। इस बीच इजरायल ने दावा किया कि उसने हमास के सैन्य गढ़ों में से एक पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, इजरायली सेना ने हमास के टॉप लीडर याह्या सिनवर को बंकर में घेरने का दावा भी किया। इजरायली फौज के मुताबिक 61 साल का सिनवर गाजा पट्टी के एक अस्पताल के नीचे हमास कंट्रोल सेंटर कहें या बंकर में छिपा हुआ था और अब अपने किसी भी सहयोगी से संपर्क नहीं कर पा रहा। आईडीएफ ने उसके अड्डे को चारों तरफ से घेरने का दावा किया और अगर ये सच है तो ये हमास के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि सिनवर ही इजरायल पर हमले का मास्टरमाइंड है। उसे बेंजामिन नेतन्याहू ने बंकर में छिपे छोटा हिटलर कहा था, जबकि आईडीएफ उसकी तुलना ओसामा बिन लादेन से कर चुकी है। ऐसे में अगर यहाँ सिनवर का खात्मा कर दिया जाता है तो हमास की आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के साथ उसे पूरी तरह खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने 19 नवंबर को एयर इंडिया के विमानों को उड़ाने की धमकी दी है। सभी सिखों को वीडियो जारी कर उस दिन एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर न करने के लिए भी कहा है। पन्नू की इस धमकी के बाद बीसीएएस यानी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो अलर्ट मोड में है। बीसीएएस ने दिल्ली और पंजाब के एयरपोर्ट पर विजिटर्स की एंट्री बंद कर दी है। सुरक्षा ब्यूरो ने 19 नवंबर के लिए एंट्री पास जारी करने पर भी रोक लगाई, जो इस महीने के अंत तक जारी रहेगी। यात्रियों और उनके हैंडबैग्स को बोर्डिंग से ठीक पहले चेक करने के लिए सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक को अनिवार्य कर दिया गया। ये सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक पंजाब में एयर इंडिया की उड़ानों के लिए अनिवार्य किया गया है। यही नहीं, भारत ने कनाडा से एयर इंडिया की उड़ानों के लिए सुरक्षा बढ़ाने और खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है। राहत सामग्री के सामान से भरे ट्रक राफा बॉर्डर के जरिए गाजा पहुंचे। युद्ध की मार से बेहाल फिलिस्तीन के लोगों के लिए भेजी गई मानवीय सहायता रहाफ क्रॉसिंग के जरिए गाजा पहुंच गई। इजरायल और हमास युद्ध में मची तबाही के बीच कई देशों ने मिस्र के रास्ते गाजा के लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। इजरायल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में विरोध प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीन और इजरायल के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस झड़प के दौरान एक शख्स की मौत भी हो गई। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में सुपर फॉग के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे को कई घंटों तक बंद करना पड़ा। मेक्सिको में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ आ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि बाढ़ के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी ये बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश करवाने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक 20 नवंबर के आसपास दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन्स करवाई जा सकती है। आर्टिफिशियल बारिश के लिए आईआईटी कानपुर की टीम को पूरा प्लान सौंप दिया गया है। अपनी तरह का ये पहला मामला होगा जब दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाएगी। दिल्ली सरकार शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी जानकारी देगी। आज आईआईटी कानपुर ने इस बात को रखा है कि वो खास तौर से अगर 40% भी अगर क्लाउड है तो बादल हैं तो बारिश करा सकते हैं। उसके लिए आज बैठक में तय हुआ है कि कल वो अपना एक प्रस्ताव, डिटेल प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजें। दिल्ली एनसीआर को आज भी जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिली और हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक कैटेगरी में बनी रही। राजधानी और आसपास की ज्यादातर जगहों पर AQI 400 के पार ही रहा, जिसके कारण पूरा एनसीआर धुंध की चादर में ढका हुआ दिखाई दिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी अक्षरधाम फ्लाईओवर पर है।
जहाँ से एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं आज भी बाकी बीते कुछ दिनों की जैसे ही पूरे शहर को धुंध की चादर ने ढक रखा है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी हो रही है। पता नहीं चल रहा, लेकिन सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है इसमें। और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, ऑटो चलाता हूँ, लेकिन ये आंखों में थोड़ा जलन सा होता है इसमें, और इसका पता नहीं पड़ रहा कि किस चीज़ से है। सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, बूढ़े लोग को काफ़ी दिक्कत हो रही है। जैसे मेरी दादी है, उन्होंने दिक्कत हुई उनको सांस लेने में। राजधानी दिल्ली ही नहीं, उससे सटे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक कैटेगरी में बनी हुई है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार ने 18 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का ऐलान किया और बंद पड़े स्मॉग टावर को फिर से शुरू करने की कवायद शुरू कर दी। आज दिल्ली सरकार के इंजीनियर्स स्मॉग टावर पर पहुंचे और तकनीकी खामियां सुधारने की कोशिश शुरू कर दी। दरअसल जी मीडिया ने कल स्मॉग टावर के न चलने की रिपोर्ट दिखाई थी। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए स्मॉग टावर तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसी कारण आज पूरा प्रशासनिक अमला चौकस दिखा। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के उसी स्मॉग टावर के पास है जहां से हमने कल रिपोर्ट किया था और हमने देखा था कि यहाँ पर ताला लगा हुआ था और ये जो पूरा स्मॉग टावर है वो बंद पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देने के बाद हम देख सकते हैं अभी यहाँ पर डीपीसीसी की जो कुछ टीम है, जो इंजीनियर्स है जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया ये स्मॉग टावर पिछले 8 महीनों से बंद था, वो भी तब जब हर किसी को पता था कि दिल्ली की आबोहवा बिगड़ने वाली है। ये स्मॉग टावर 2021 में इंस्टॉल किया गया था और 23 करोड़ की लागत से जो ये पूरा स्मॉग टावर है वो बनाया गया था और उसके बाद से बीते 8 महीनों से ये जो स्मॉग टावर है उसने काम करना बंद कर दिया गया। जो भी रीजन रही, टेक्निकल कारण रहे, उसके बाद से जो पूरा स्मॉग टावर है वो चलता हुआ नजर नहीं आया। सवाल यह है कि स्मॉग टावर लंबे वक्त से क्यों बंद था और जिस विभाग का काम ही प्रदूषण नियंत्रण करना है, उसके कर्मचारी अब तक क्या कर रहे थे। हालांकि दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर बंद होने का ठीक अफसरों पर ही फोड़ दिया और आरोप लगाया कि केंद्र के नए कानून के बाद अधिकारी नहीं सुन रहे, इसीलिए स्मॉग टावर मनमाने तरीके से बंद कर दिया गया। ये तो मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि दिल्ली के अंदर किस तरह से सरकार की अवहेलना अधिकारी कर रहे हैं। गोपाल राय ने भी ये दावा किया कि पंजाब सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए गंभीरता से काम किया। पंजाब सरकार ने पहले से पराली की घटनाएं कम की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और सक्रियता बरतने की जरूरत है। उधर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने आंकड़े गिनवाते हुए दावा किया कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। तो पंजाब के आंकड़े हैं, 1 तारीख को 1921 जगह पर पराली जल रहा था, 2 तारीख को 2 नवंबर को 1668, 3 नवंबर को 1551, फिर 4 नवंबर को 1360 स्थानों पर और 5 नवंबर को 3230 स्थानों पर। उन्होंने पराली जलने को ही बढ़ते प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बताया और आम आदमी पार्टी को इस मामले में राजनीति न करने की भी सलाह दी। दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने के लिए 13 नवंबर से एक बार फिर ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में है, लेकिन इस बारे में दिल्ली की जनता क्या सोचती है, ये पता लगाने के लिए एक सर्वे एजेंसी लोकल सर्कल्स ने दिल्ली के लोगों से बात की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के 64% लोग ऑड इवन नियम लागू करने के पक्ष में नहीं है। सिर्फ 36% लोगों का मानना है कि ऑड इवन नियम सही है और इसे लागू करना चाहिए। वहीं 56% लोगों का मानना है कि दोपहिया गाड़ियों जैसे स्कूटर और मोटरसाइकिल को ऑड इवन में छूट नहीं मिलनी चाहिए, जबकि 44% लोगों ने कहा कि महिलाओं को अकेले या फिर 12 साल की उम्र के बच्चों के साथ चलने पर ऑड इवन से छूट नहीं देनी चाहिए। यही नहीं, 22% लोगों का मानना है कि ऑड इवन का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी लागू होना चाहिए। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोग अगले कुछ दिन तंदूरी रोटी और पनीर टिक्के का स्वाद नहीं ले पाएंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैप 4 लागू है। ग्रैप 4 के तहत एनडीएमसी के इलाकों में सभी ढाबों, होटल्स और रेस्टोरों में तंदूर भट्टियों को बंद करने का आदेश दिया गया। अगर कोई भी इस दौरान तंदूर की भट्टियां जलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी प्रदूषण चरम पर पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। गुरुग्राम में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी है। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजा दी गई, जबकि जय श्री राम के उद्घोष से अयोध्या गुंजायमान होती दिखी।
रामनगरी की सड़कों के किनारे लगी लाइटिंग और रंग बिरंगे फव्वारों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। अयोध्या का हर चौराहा, हर सड़क रोशनी में नहाया नजर आया। लता मंगेशकर चौराहा हो या सरयू पुल, हर ओर रौनक ही रौनक दिखी। जबकि अयोध्या के सरयू घाट की सुंदरता तो देखते ही बनी। जिस भूमि पे, जहाँ से राम और कृष्ण जिस भूमि पे अवतार लिए, वहाँ हम आए और देखें। और आज यकीन मानिए, आज प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम, इतना प्रसन्न है हम लोग, कुछ कहा नहीं जा सकता। दीपोत्सव को लेकर पूरी अयोध्या सज गई तो रामलला के लिए पोशाक भी बनकर लगभग तैयार हो गई। ये पोशाक गुलाबी रंग की है और इसमें गोटे की सिलाई है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट कल रामलला के शरण में होगी। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय रामकथा धाम में योगी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें रामनगरी को भव्य और दिव्य स्वरूप दिए जाने से संबंधित कई अहम फैसले होंगे।